जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल IAS मेंटर में। आज की वीडियो हमारी निर्वाणा सीरीज की 6th वीडियो होने जा रही है। इससे पहले हमने 5 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, इस निर्वाणा सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, हम NDA, CDS, CAPF और सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है उसके जो PYQ हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हम 5 क्वेश्चन उठाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अभी हमने जो पॉलिटी है, पॉलिटी का फंडामेंटल राइट जो टॉपिक है उसको उठाया हुआ है। ठीक है, उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होते हैं। अभी कैसे रिपीट होते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो सीरीज है ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और रिलेवेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको किसी टेस्ट सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। अब यह है हमारा पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which one of the following statement regarding freedom of manage religious affair as per the Constitution of India is not correct? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले भाई आपको यहाँ पे गोला मारना है, सही नहीं है पूछा है। एग्जाम में क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन लोग सिली मिस्टेक सिर्फ यही चक्कर में कि सही नहीं है पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था, उन्होंने करेक्ट मार के आ गए, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ऐसा यदि आता है तो सबसे पहले आपको वहां पे गोला मारना है। ठीक है, सर्कल मारना है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन का। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार। एवरी कम्युनिटी हैज द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। यदि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 26 जो है, आर्टिकल 26 बोलता है ये। अब ऑप्शन सी देखते हैं। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके रखरखाव का अधिकार है। एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यदि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा आर्टिकल 26 बोलता है, एज इट इज छपा हुआ लक्ष्मीकांत से। ठीक है, इसलिए एक बुक पढ़िए, उसका मल्टीपल रिवीजन करिए तो आपको स्टेटमेंट रट आ जाती है। 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है पॉलिटी के लिए, सिर्फ लक्ष्मीकांत उठाइए बस काफी है, और उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। तो आर्टिकल 26 ये बोलता है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आर्टिकल 25 से 28 जो धर्म से संबंधित अधिकार है हमको उसका रिवीजन करना है। ठीक है, इस सीरीज के बाद आपको 25 से 28 जो आर्टिकल है उसको याद करना है, उसको देखना है अच्छे से। ठीक है, अब तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो भाई गलत कौन सा है? तीनों सही है तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नहीं देखते। कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज। अब आपको मैं इस क्वेश्चन में ट्रैप बताता हूं। इस क्वेश्चन की बात नहीं है, यूपीएससी के जो भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए, सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीएससी के आप क्वेश्चन पेपर जाके देखिएगा, आपको मिलेगा कि यूपीएससी क्या करता है, स्टेटमेंट बनाएगा। ये स्टेटमेंट है, 3 लाइन सही बताई, लास्ट में कनेक्टिंग वर्ड जोड़ा और यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट डाल दी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में स्टार्टिंग का पढ़ते हैं, लगता है कि सही तो है, राइट मार के आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ हो जाती है हमारी सिली मिस्टेक, आता वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही किया गया है, यहां तक तो सही है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज। आप जाके देखिए, आपको मिलेगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम के पेपर उठाइए, आपको मिलेगा इस टाइप की स्टेटमेंट, है ना। स्टार्टिंग में सही रहेगा, बीच में कनेक्टिंग वर्ड और ये, तो ये आपको सीखना है, एक आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक चीज बताऊं मैं, आपने देखा होगा क्या कि कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, एस्पिरेंट जो है इंटरव्यू दिए, ठीक है,
15 दिन बाद इनका एग्जाम है, किसी का 10 दिन बाद एग्जाम होता है, प्री आ गया, ठीक है। उनका यहाँ पे निकला या नहीं निकला वो तो बात की बात है, लेकिन 10-15 दिन के गैप में वो ये प्री भी निकाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जॉब के साथ प्रिपरेशन करते करते भाई उसके बाद भी वो एग्जाम निकाल लेते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है भाई, हमारे पास तो टाइम है, हम दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्री नहीं निकल रहा है। लेकिन ये कुछ लोग हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, उसके बाद भी प्री निकाल ले रहे हैं, और एक बार नहीं बार बार निकाल रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी। तो वो क्या बात है? वो बात ये है कि उन लोगों ने क्या किया, पीवाई के ऊपर रिसर्च करके रखा हुआ है, लैंग्वेज पकड़ के रखा हुआ है। लैंग्वेज कैसी? जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में सही बताएगा एक कनेक्टिंग वर्ड, फिर गलत लाइन डाल देगा। तो उनका ध्यान रहता है, अच्छा भाई ये कनेक्टिंग वर्ड है, शायद यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। वो ट्रैप पकड़ना सीख चुके हैं, उनका एनालिसिस अच्छा है, ठीक है। उन्होंने एलिमिनेशन पर काम किया, एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है, ठीक है, उस पर काम किया है। अब लोग बोलेंगे एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया, नहीं नहीं हुआ। अब जाके देखिए, मैंने वीडियो बनाई है 2023 की फ्री वाली, उसमें आपको समझ में आएगा एलिमिनेशन एलिमिनेट नहीं हुआ। आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पे सीखी, ठीक है। यहाँ तक सही, उसके बाद गलत, कनेक्टिंग वर्ड जोड़ दिया। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, और पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन के पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एलिमिनेशन सीख लिया तो एलिमिनेशन से हमारा यूपीएससी निकल जाएगा, या सिर्फ पढ़ लिया उससे निकल जाएगा। आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन होना, आपके पास एलिमिनेशन भी होना और नॉलेज भी होना। एलिमिनेशन और नॉलेज होगा तब जाके आपका पेपर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग इस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से कमेंट नहीं आ रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसके सिर्फ 3-4 लोग जो हैं वो आंसर देते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका फायदा होगा, चाहे आपको आंसर मालूम हो या ना मालूम हो, ठीक है। आप गेस तो कीजिए कम से कम, ठीक है। आप जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, प्री देंगे, तो उसमें भी आपको सबका आंसर नहीं मालूम, वहां भी आप गेसिंग करेंगे। तो कम से कम आप इस सीरीज में यदि लाइव यहाँ पे कमेंट बॉक्स में गेस करेंगे तो वो आपको फायदा ही होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर दीजिए। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरे आंसर देने से पहले आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है। चाहे सही हो या गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबको नहीं आता, ठीक है, हम सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या मतलब? अब जब भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना, ठीक है, लेकर आता हूँ आपके लिए सीरीज लेकर आता हूँ, तो मुझे जो CDS CAPF ND के जो पेपर है ना, उनको खोलना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन देखना पड़ता है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं आपके लिए उठा के लाता हूँ, ठीक है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मेहनत का काम है। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आपसे इतनी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसका रिस्पॉन्स दें कम से कम, ठीक है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, यदि पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक कीजिए। तो मुझे अंदाजा होगा कि हाँ आपको पसंद नहीं आ रहा, तो मैं उसमें कुछ नया इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे वीडियो बनाने में मजा नहीं आ रहा, ठीक है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। अब कोई भी कोई काम करता है तो मोटिवेशन के साथ करता है ना। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन है तो आप कर रहे हैं। जिस दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, प्रिपरेशन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जब तक मुझे इसमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, इसमें मुझे कोई पैसा तो मिल नहीं रहा ना वीडियो बनाने का, पैसा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को मजा आ रहा है तो मैं कर रहा हूं। लेकिन ये मजा कब तक आएगा? जब तक रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स जब कम मिलेगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, तो मैं ये बंद कर दूंगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होता है दोनों तरफ से होता है, ठीक है, तो वो फायदेमंद रहता है। अब जब मैं एक बस कर रहा हूँ, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दूसरी साइड से, तो मजा नहीं आता। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपका ही फायदा होगा और इस सीरीज को बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? विच एमंग द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल? परमादेश, जिसको बोलते हैं मेंडमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, अधिकार पृच्छा कोवारंटो, ठीक है, और उत्प्रेषण सट्यूररी। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, पार्टिसिपेट कीजिए आप, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था उसका आंसर मैं इसके वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, ठीक है।
लेकिन उससे पहले आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आपको फायदा होगा इससे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। When a proclamation of emergency is in operation, the right to move a court for the enforcement of all fundamental right remains suspended, except। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी को इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 2021। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी आपातकाल वाला जो टॉपिक है लक्ष्मीकांत में, वो जाके अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको वहां पे क्या देखना है, आर्टिकल 352 क्या है, 356 क्या है, आर्टिकल 360 क्या है, 358 क्या है, 359 क्या है। ठीक है, ये सब आर्टिकल देखिए और थोड़ा इमरजेंसी जो है उसको अच्छे से डीप में पढ़िए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इमरजेंसी पढ़ना है, आर्टिकल 32 पढ़ना है और आर्टिकल 26 पढ़ना है। 26 के साथ आप पढ़िए 25 से लेकर 28 तक का जो भी रिलीजियस वाला हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना, वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। Which one of the following article of the Constitution of India lays down that no citizen can be denied the use of wells, tank and bathing ghat maintained out of state funds? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जिसको इसका आंसर मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इसको। ठीक है, और हाँ, जब भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें ना, तो क्वेश्चन का नंबर के साथ टाइप कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप किसका आंसर दे रहे हैं, या कुछ जो उसकी लाइन जो है ना, कुछ लाइन आप पकड़ के उसको टाइप करके फिर आंसर बताइए, तो मुझे भी पता चलेगा ना आप किसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 का सब क्लोज 2 जो है, उसमें बोला गया है कि राजकोष से संपोषित जो भी कुएं, तालाब, स्नान घाट हो गए या सार्वजनिक स्थल हो गए, वहां पे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या दायित्व बनता है, आपको क्या आर्टिकल 14 जो है इसका रिवाइज करना है, 15 को, 16 और 17 इनको रिवाइज करना है। ठीक है, आपको एक काम और देता हूं मैं, आर्टिकल 14 इसका नाम क्या है, 15 का नाम क्या है, 16 और 17 इन चारों का नाम क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, और क्या करना है आपको, ये 14, 15, 16, 17 जो है ये कौन से अधिकार हैं हमारे, स्वतंत्रता का अधिकार में आते हैं, समता के अधिकार में आते हैं, ठीक है, किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं वो आप बताइए यहाँ पे। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है। ठीक है, नॉन सिटीजन्स को नहीं, ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है, उनके नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, नॉट करेक्ट पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 22 इज नॉट करेक्ट। तो चलो इसका ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। तो ये बात सही है कि किसी व्यक्ति को बिना ये बताए कि भाई किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे बताना पड़ेगा कि भाई उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसका कारण बताना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिपेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके विधि सलाहकार से परामर्श लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। आपने आर्टिकल 22 पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं, न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन इन जेल परसुएंट टू अ जुडिशियल ऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी। ठीक है, यदि ये स्टेटमेंट आपको नहीं मालूम होती तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, है ना। सी ऑप्शन आप देखिए, फिर हम डी पे बात करेंगे। ठीक है,
गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक ऑफ सच अरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 वीक नहीं है, ये 24 घंटे के अंदर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर यहाँ पर ये है, क्योंकि इसने पूछा सही नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यदि आपको ये नहीं मालूम होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है हमने पढ़ी नहीं है, ना लक्ष्मीकांत में दी हुई है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये लक्ष्मीकांत में कहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, साइड में लिख लीजिए कि न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन इन जेल परसुएंट टू अ जुडिशियल ऑर्डर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए अपने लक्ष्मीकांत में, कहीं सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछ जाए तो आपको मालूम हो कि ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 5 क्वेश्चन, है ना। अब बात करते हैं जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसके आंसर की। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, इसका आंसर आपको बताने बोला था। ठीक है, कुछ गिनती के 3-4 लोगों ने इसका आंसर दिया, किसी ने सही दिया, किसी ने गलत दिया। तो वो फर्क नहीं पड़ता कि सही था या गलत था आंसर किसी ने दिया, फर्क ये पड़ता है उन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत के संविधान में गारंटीड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल द फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों द्वारा। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द जुडिशियल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। ठीक है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आपने देखा होगा आर्टिकल 358, 359। आर्टिकल 358 से क्या होता है, जो हमारा आर्टिकल 19 जो है, ठीक है, आर्टिकल 19 जो है ये सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, 359 में क्या होता है, जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी जो अधिकार हैं उनको लागू करवाना जो है वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कल मिला था और आज आपको ये क्वेश्चन मिल गया। सेम लाइन पर क्वेश्चन ने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके अलग तरीके से पूछ लिया। ठीक है, तो ये फायदा होता है पीवाईक्यू करने का। ठीक है, और रिलेवेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए वीडियो को, यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, यदि पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बताइए। यदि नहीं पसंद आई तो वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए कम से कम अपना। ठीक है, और हाँ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। देखो, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ना पीवाईक्यू की, ठीक है, ये आपको सीडीएस के कर रहे हैं हम, एनडीए, सीएपीएफ, सीएससी के भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये जो सीडीएस, एनडीए, सीपीएफ ना, यहाँ पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इनके लिए आपको कोई भी सेक्शनल टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सेक्शनल टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। किसके लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं इनके आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। क्योंकि ये जो पेपर है ना सीडीएस, एनडीए, सीएपी, इनमें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक का इतना रोल नहीं। यहाँ पे साइंस टेक नहीं आता, यहाँ पे साइंस आता है। जो जनरल साइंस होता है वो पूछते हैं यहाँ पे, साइंस टेक नहीं आता। तो साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इसके लिए आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए किसी भी कोचिंग का। ठीक है, विजन का लगा सकते हैं, विजन के थोड़ा टेस्ट अच्छे रहते हैं। फोरम का लगा सकते हैं, विजन का लगा सकते हैं। ठीक है, और भी जो आपको सही लगे, लेकिन टेस्ट इनके लगाना है आपको, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका नुकसान ना हो। ठीक है, कि आप पता चला सिर्फ इसी सीरीज के भरोसे रह गए और ये टेस्ट नहीं लगाए तो आपको वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए आप यहाँ रिलाई कर सकते हैं कि सेक्शनल टेस्ट न लगा के इनको कर लीजिए, लेकिन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक के लिए यहाँ लगाइए। तो जब ये हो जाए तो आपको एफएलटी लगाना है। ठीक है, एफएलटी लगाना है। ठीक है,
इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम जो 5 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यहाँ से हम कंटेंट जो है हमारा कंटेंट बिल्डअप कर रहे हैं। कंटेंट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप स्पीड जो है वो मेंटेन नहीं कर पाओगे, 5 क्वेश्चन ही आप कर रहे हैं। ठीक है, वो भी हम वीडियो के साथ कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप जब एफएलटी लगाओगे तो आपके पास खुद पेन कॉपी होगा, ठीक है, ओएमआर शीट होगी, पेपर होगा, तो वो चीज़ अलग हो जाती है, और यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व करना अलग हो जाती है। यहाँ हम कंटेंट बिल्डअप कर रहे हैं सर। ठीक है, कंटेंट आप यहाँ बिल्डअप कीजिए। ठीक है, बराबर रिवीजन कीजिए, जो भी हमारे बुक्स हैं, रेफरेंस बुक है, उसका रिवीजन कीजिए, यहाँ से कंटेंट बिल्डअप कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट लगाने, इनके सेक्शनल टेस्ट लगाइए, एफएलटी बाद में ये लगाइए। ठीक है, और बाकी कितने एफएलटी लगाना है, कितने टेस्ट लगाना है, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, अभी इस वीडियो में मुझे इतना सिर्फ बताना था कि आप ये 3 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, इसके लिए आपको सेक्शनल टेस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।